हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस लेक्चर में फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन का डिस्कशन ही चलता रहेगा जब तक आप सीख नहीं जाओगे, फिर गेट का क्वेश्चन लेंगे, है ना। पिछले दो लेक्चर में दो बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कशन, उससे सीखने की, अभी आप सिखाने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब इस लेक्चर में मैं जो जो चीजें पिछले दो क्वेश्चन में सीखे हो, सीधे सीधे उन चीजों को मैं पॉइंट के फॉर्म में अब लिखवाने वाला हूं कि कहां से क्या दिखे तो क्या क्या चीजें डायरेक्टली आप ले सकते हो कि यही होगा। क्या क्या चीजें जो पिछले दो क्वेश्चन के मैं ऑब्जर्वेशन है वो सीधे पॉइंट के फॉर्म में लिखवाऊंगा, लेकिन वो कैसी सर्किट होगी, क्या सर्किट होगी, कब उन ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हो, वो मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं। उसको पॉइंट के फॉर्म में नोट कर लेना और बहुत सारे क्वेश्चंस में वो काम आएगा बेटा डायरेक्टली लिखने के। मैं मैक्सिमम बीजेटी की क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन दे दूंगा ना। पूरा एसी मॉडल ड्रॉ किए बिना इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आप धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाओगे। जो मेथड मैं बताते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, उसको बस कीनली ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करते करते सीधे सीधे अब सारी चीजें सीख जाओगे और सारी चीजें इजीली आप करने भी लगोगे इजीली, ठीक है ना। तो आप देखो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो और सॉल्व करो। सारी वैल्यूज गिवन है। Vt की वैल्यू गिवन है 25 मिलीवोल्ट एंड Vb एक्टिव की वैल्यू गिवन है 0.7 वोल्ट, है ना। हमें सॉल्व करना, यहां से R0 बताना, यहां से Ri और AB V0/Vi। नॉर्मली यही तीन चीजें पूछेगा और ये दोनों चीजें तो बहुत इजीली मैं बिना इसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ किए बना सकता हूं। इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। वोल्टेज गेन के लिए थोड़ी सी सर्किटरी बनानी पड़ेगी और मैं एसी इक्विवेलेंट मॉडल बना के अब वो चीज आपको याद कराने वाला हूं। इस लेक्चर का मेरा पर्पस यही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे, हो सकता है गेट के एक दो क्वेश्चन लेके डिस्कशन करें, है ना। तो आपको क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करानी है डिफरेंट टाइप के, बस वही चीजें बार बार आएंगी बेटा और कुछ नहीं। तो मैं सारे टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको सारी चीजें एकदम जबान पे रहेगी, ठीक है। चलो आओ सॉल्व करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। डायग्राम बना लो। पहले इसका डीसी मॉडल ड्रॉ करते हैं क्योंकि एसी मॉडल ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट नो द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, क्योंकि उसी से एसी पैरामीटर्स आएंगे। तो देखो ये हुआ डिस्कनेक्ट बेटा, ये हुआ डिस्कनेक्ट। पिछले दो लेक्चर में आपने सीख लिया। जो लोग डायरेक्टली लेक्चर देख रहे हैं पहले पिछले के लेक्चर्स देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो ये ओपन सर्किट हुआ कैपेसिटर, है ना। तो ये सर्किट लेफ्ट हाफ वाली डिस्कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट बचा क्या, ये बचा। और इस सर्किट में और ये भी ओपन हो गया, ये बचा सर्किट। और इस सर्किट में केवल डीसी सोर्सेज और रेजिस्टेंस है। कोई एसी सोर्स होता तो उसको मैं क्या कर देता, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता। तो देखो बचा क्या, तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आपको फाइंड आउट करने मैंने सिखाया, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो अगर नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो 1 किलो ओम बचा क्योंकि ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया। तो ये वाले इमीटर से एक इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट को दिखाने की जरूरत नहीं। ये 1 किलो ओम बचा सिंपली, है ना। बीटा 100 है, ये आ गया आपका। This is RB that is given as 329 kilo ohm. This is nothing but 2 kilo ohm. It is given as 2 kilo ohm, and this is given as VCC is equal to 5 volt. है ना। देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये भी हट गया, ये डीसी मॉडल बन गया। तो देखो ये बाईपास कैपेसिटर का मैं थोड़ा सा यूज बता देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले मॉडलिंग कर लेते हैं। तो ये बाईपास कैपेसिटर डीसी मॉडल में ओपन हो गया और ये जो इमीटर और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्योंकि ये इमीटर टर्मिनल है जहां से करंट जस्ट बाहर है। इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, इमीटर रेजिस्टेंस। अभी देखेंगे इस रेजिस्टेंस का और इस बाईपास कैपेसिटर का क्या बेहतरीन यूज है इस एग्जांपल में, उसको भी मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी डीसी मॉडल में ये इमीटर रेजिस्टेंस इंटैक्ट है बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड, है ना। देखेंगे आगे एसी मॉडल में इमीटर रेजिस्टेंस इंटैक्ट नहीं होगा बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड। इमीटर और ग्राउंड के बीच में जीरो रेजिस्टेंस आ जाएगा एसी मॉडल में। फिर तब समझ में आएगा कि बाईपास कैपेसिटर का एक्चुअल यूज क्या है। कैलकुलेट करते हैं। पहले बेस और इमीटर टर्मिनल को आप ओपन करो, जैसा ये सर्किट बार बार हमने कराई है डीसी एनालिसिस में, जाके देख लेना, उठा के कर लोगे। बेस और इमीटर को ओपन करो। बेस और इमीटर को ओपन जैसे करोगे, बेस को और इमीटर को ओपन, क्योंकि बेस इमीटर जंक्शन अगर प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन है, और ऑन होकर कहां जाएगा, बाय डिफॉल्ट एक्टिव रीजन में जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है और एम्पलीफायर की तरह ये एक ही रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन में। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव रीजन में होगा, इसमें कोई शक
है ही नहीं, तो ये ओपन सर्किट किया तो यहां से करंट आ नहीं सकती, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों एंड पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के दोनों एंड का वोल्टेज सेम हो जाएगा। अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो हो रही है तो उसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, यहां 5 तो यहां 5, ये हो गया बीबी की वोल्टेज 5, और इस रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो रही तो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, यहां 0 हो गया, यहां 5 यहां 0, तो वीपी की वैल्यू कितनी है ओपन सर्किट केस में 5, क्योंकि बेस टर्मिनल पी जंक्शन पी टाइप मटेरियल की तरह काम कर रहा है और इमिटर जंक्शन या इमिटर इंड एन टाइप मटेरियल की तरह काम कर रहा है, एक पीएन जंक्शन है, बेस टू इमिटर, बेस है पी टाइप एंड इमिटर है एन टाइप, तो पी टू एन वोल्टेज हम मेजर करते हैं जब किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस चेक करते हैं ना, तो पी का वोल्टेज 5 है, एन का वोल्टेज 0 है, तो पी का वोल्टेज अगर एन एंड से ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस है, और अगर वीपी माइनस वी एन ग्रेटर देन वी कट इन है तो वो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है, वहां से कंडक्शन होगा, वो ऑन मोड में चला जाएगा, है ना, उस जंक्शन से करंट फ्लो होगी। तो यहाँ वीपी माइनस वी एन ओपन सर्किट केस में कितना है 5 माइनस 0 5 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन द वीबी एक्टिव, यहाँ वीबी एक्टिव ही वीबी कट इन की तरह काम कर रहा है, वी गामा कट इन की तरह काम कर रहा है ना, तो इट इज ग्रेटर देन 0.7 वीपी माइनस वीएन इन ओपन सर्किट केस दैट इज 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7, तो ये इमिटर बेस जंक्शन इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस है, और अगर इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया किसी ट्रांजिस्टर का तो डेफिनेटली वो ऑन है। अब ऑन होके दो जगह जा सकता है, या तो जाएगा कहां पे, या तो जाएगा आपका एक्टिव रीजन में या तो सैचुरेशन, और ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए। तो हम हमेशा जब ऑन हो गया तो दो रीजन में जा सकता है, एक्टिव या सैचुरेशन में, हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि ये एक्टिव रीजन में है, और एक्टिव रीजन में हमें केवल बेस इमिटर लूप में घूमना होता है, और उस लूप में घूमते हुए हमें सारी एक्टिव रीजन में माना है सारी करंट के रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, हम बेस इमिटर लूप में घूम के सारी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही लूप से सब कुछ आ जाएगा, है ना, एंड बाय यूजिंग द करंट रिलेशन सब कुछ आ जाएगा, और उन करंट्स के लिए हम VC निकालेंगे, अगर वो 0.2 से ज्यादा आ गया तो जो हमने माना था वो करेक्ट है और ट्रांजिस्टर एक्टिव में, अगर उन करंट्स के लिए VC लेस देन 0.2 आ गया तो हमने जो माना था वो करेक्ट नहीं है, ऑन तो है ही ट्रांजिस्टर, फिर किस रीजन में है सैचुरेशन, लेकिन यहां बाय डिफॉल्ट एक्टिव में आएगा, तो बेस इमिटर लूप में घूमते हैं, और अगर ये ऑन है ट्रांजिस्टर, इसका इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो जो P to N जंक्शन है बेस इमिटर के बीच में वो BB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा विद P इंड पॉजिटिव एंड N इंड नेगेटिव, तो बेस इमिटर जंक्शन जो PN जंक्शन है वो V गामा कट इन वोल्टेज के बराबर वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, या VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाता है अगर वो PN जंक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस है, विद P इंड बैटरी का पॉजिटिव इंड कहां होगा P साइड में, और माइनस इंड कहां होगा N साइड, तो इमिटर N है तो इमिटर के साइड में माइनस इंड, पॉजिटिव साइड यहां पे, तो ये इमिटर है ये बेस है ना, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी 0.7 वोल्ट की बैटरी, सारी डीसी एनालिसिस कराइए कर लेना। अब इस लूप में घूमते हैं, जो बेस से करंट जाती है वो कितनी होती है, वही तो IB होती है, कैपिटल IB, डीसी एनालिसिस है कैपिटल IB, जो इमिटर से करंट जाती है वही I होती है, और जो कलेक्टर से आती है IC होती है, ठीक है। अब लूप में मूव करते हैं, VCC 5 वोल्ट, अब यहां अगर करंट IB है तो पीछे से भी करंट कितनी आ रही है, ऑब्वियसली IB आ रही है, KCL के अकॉर्डिंग ये IB आई यही चली गई, तो इसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज कितना हो गया, IB करंट को हम मिली एम्पियर में मान रहे हैं, प्लस माइनस 329 IB आ गया, फिर प्लस माइनस 0.7 आ गया, फिर प्लस यहां पे करंट I आई तो इसके क्रॉस भी करंट कितनी है I, तो इसके क्रॉस करंट I इस डायरेक्शन में है तो ये प्लस माइनस हो गया, इस करंट I के लिए ये प्लस इंड हुआ ये माइनस, क्योंकि करंट हमेशा प्लस इंड से माइनस इंड की तरफ फ्लो होती है, तो इस I के लिए तो I इंटू RE है ना, तो I इंटू RE दैट इज I इंटू RE इज 1 किलो ओम, तो I इज इक्वल टू आप ग्राउंड पे पहुंच गए, तो ये प्लस माइनस I इंटू 1 किलो ओम है ना, I इंटू 1 किलो ओम, I ऑब्वियसली मिली एम्पियर में हम ले रहे हैं, मिली एम्पियर इंटू किलो ओम इज वोल्ट, वोल्टेज को वोल्ट में ले रहे हैं, तो प्लस माइनस I इंटू 1 किलो ओम फिर 0 पे आ गए। अब देखो इसमें दो अननोन है, लेकिन एक्टिव रीजन में क्या हो जाएगा, I को मैं लिख सकता हूं IB के टर्म में कैसे, बीटा प्लस 1 IB, और बीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, बीटा इज 101 IB, तो 101 IB प्लस 329 IB कितना हो जाएगा 430 IB हो जाएगा, है ना, तो IB की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4.3 डिवाइडेड बाई 430 इज नथिंग बट 0.01, किस में आएगा ये मिली एम्पियर में बाय डिफॉल्ट, और IC एक्टिव रीजन में सारे करंट रिलेशंस वैलिड हैं, IC विल कम आउट टू बी बीटा IB दैट इज nothing but 1 मिली एम्पियर,
एंड I कम्स आउट टू बी नथिंग बट IB प्लस IC या बीटा प्लस 1 IB दोनों से आएगा 1.01 मिली एम्पियर। अब इन करंट्स के लिए VC निकाल सकते हो आप। VC ये है कलेक्टर इंड, इसका जो वोल्टेज VC है और ये इस इंड का V, तो VC कितना होता है VC माइनस V, उसकी वैल्यू 0.2 से अगर ज्यादा है तो जो आपने माना था कि ये एक्टिव रीजन में है, इसीलिए आपने रिलेशंस बीटा IB और बीटा प्लस 1 IB यूज किए थे, वो आपका मानना करेक्ट है। और ट्रांजिस्टर किसमें, एक्टिव रीजन में। तो हम ये चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव में होगा ही होगा। डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन होता तो हम क्रॉस चेक जरूर करते हैं कि इन करंट्स के लिए वो एक्टिव में है भी कि नहीं, जो हमने माना था वो करेक्ट है भी कि नहीं है ना। ये चीजें ध्यान रखना, रिवीजन आप करते रहना। अब हम निकालते हैं बेटा क्या, एसी मॉडल के पैरामीटर्स आर पाई। यही कैलकुलेशन आपने कर लिया, फिर बहुत सारे अभी एसी मॉडल बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें अभी आपको याद करूंगा, देख के टिक करना है, कुछ नहीं करना, देख देख के बहुत सारी चीजें टिक करना है, और अभी 2-3 लाइन में आंसर निकाल के आपको रख दूंगा, ठीक है ना। आर पाई कितना हो जाएगा, बीटा वीटी अपान आईसी होता है, या वीटी अपान क्या होता है आईबी, जिससे भी निकालना निकाल लो। वीटी की वैल्यू कितनी है बेटा, वोल्टेज हमेशा हम वोल्ट में लेंगे तो 25 मिली वोल्ट को क्या लिखोगे 0.025 वोल्ट, और करंट को हमेशा मिली एम्पियर में, रेजिस्टेंस हमेशा किलो ओम में आएगा। ये 0.01 मिली एम्पियर है, यहां से आ जाएगा 2.5 किलो ओम। और जीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आईसी अपान वीटी, करंट को हम हमेशा लेंगे मिली एम्पियर में, दैट इज 1 मिली एम्पियर, एंड वीटी को लेंगे हमेशा वोल्ट में 0.025, दैट कम्स आउट टू बी नथिंग बट, दैट कम्स आउट टू बी 1 मिली एम्पियर, है ना, that comes out to be 40 milliampere per volt, है ना, that comes out to be 40 milliampere per volt, है ना, ठीक है, 40 milliampere per volt, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गए, अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं। अब एसी मॉडल हम इसका बनाएंगे, एसी मॉडल में सब फीड करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखना अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इस लेक्चर में, ठीक है ना, इस लेक्चर में। और टाइम रहेगा तो एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ और चीजें मैं लेके आऊंगा। तो ये सारी चीजें आपने कैलकुलेशन कर ली, या आपके कॉपी पे आ गया, आर पाई आ गया 2.5 किलो, और आपका कितना आ गया, जीएम कम्स आउट टू बी 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है ना। अब हम एसी मॉडल बनाते हैं। फॉर एसी मॉडल ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ऑल द डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये कैपेसिटर भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, रिप्लेस हो गया किससे, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है ना। एंड ऑल द डीसी सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर, एक ही डीसी सोर्स है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय जीरो रेजिस्टेंस, दैट इज ग्राउंड, है ना, हो गया। अब हम पहले इमीटर बेस कलेक्टर पहचानते हैं। ये टर्मिनल आपका इमीटर है, ऑब्वियसली ये टर्मिनल कलेक्टर है, और ये क्या है, बेस। इन तीनों टर्मिनल का हाइब्रिड पाई मॉडल पहले बना लेते हैं, फिर बाकी चीजें इस एसी मॉडल की उसी में फीड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल आ जाएगा। क्या होता है बताओ, जो मॉडल होता है आर पाई, आपका ये आता है जीएम, वी पाई आता है, और ये होता है आपका कलेक्टर जहां से करंट जाती है आईसी, ये होता है आपका इमीटर जहां से करंट आएगी आईबी प्लस आईसी, ये होता है आपका वी पाई, और ये रेजिस्टेंस होता है आर पाई, ठीक है ना। ये टर्मिनल है आपका बेस, ये टर्मिनल कलेक्टर, और ये इमीटर। अब बाकी चीजें इस एसी मॉडल की इसमें फीड कर दें तो आ जाएगा। कलेक्टर और ग्राउंड से कनेक्टेड है 2 किलो ओम, कलेक्टर और ग्राउंड से हम कनेक्ट कर देते हैं क्या, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कलेक्टर और ग्राउंड से कनेक्टेड है 6 किलो ओम, और यहीं से आउटपुट ले रहे हैं वी नॉट। देखो कलेक्टर और ग्राउंड से कनेक्टेड है 6 किलो ओम, और यहीं से ले रहे हैं आउटपुट वी नॉट। वी नॉट आउटपुट किसी नोड का है तो ऑब्वियसली किसके रेफरेंस में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये प्लस वोल्टेज, इस नोड का प्लस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू माइनस एंड क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस यही वी नॉट है। इस नोड का वोल्टेज मतलब इसको प्लस इंड मान रहे हैं, और रेफरेंस पॉइंट माइनस इंड क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ये वोल्टेज प्लस माइनस है इस नोड का, वही प्लस माइनस वी नॉट है। इस नोड और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज है वही वी नॉट है प्लस माइनस, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में 6 किलो ओम लगा, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में 2, तो इनके क्रॉस वोल्टेज भी दिस साइन विद प्लस माइनस वी नॉट होगा, दिस प्लस एंड दिस माइनस साइन के साथ जो इस 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज होगा, दिस इज वी नॉट।
प्लस माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लस माइनस वी नॉट है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिस प्लस साइन एंड दिस माइनस साइन के साथ जो वोल्टेज होगा 6 किलो ओम के अक्रॉस उसको वी नॉट कहोगे, दिस प्लस एंड दिस माइनस साइन के साथ जो वोल्टेज होगा उसको प्लस माइनस वी नॉट कहोगे, है ना। अगर ये प्लस इंड ले लिया, ये माइनस इंड, तो जो वोल्टेज होगा वो माइनस वी नॉट कहा जाएगा। नेटवर्क में इतना पड़ा है, अगर पोलैरिटी बदल देंगे तो वी नॉट माइनस वी नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है और इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक 0, तो दो रेजिस्टेंस है इमीटर और ग्राउंड के बीच में, एक 1 किलो ओम और एक 0, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, दोनों के एक इंड है इमीटर और दूसरे इंड कॉमन है ग्राउंड, तो इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक 1 किलो ओम और इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक 0, 1 पैरेलल 0, 0 के साथ किसी का भी पैरेलल लेते हैं 0 आता है, तो आ जाएगा इमीटर और ग्राउंड के बीच में 0 रेजिस्टेंस। तो इमीटर ये है, इमीटर और ग्राउंड के बीच में 0 रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट, इमीटर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इधर आते हैं बेस और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, आरबी, कनेक्ट कर देते हैं बेस और ग्राउंड के बीच में, अभी तेजी से पढ़ लेंगे, है ना। फिर कनेक्टेड है एक देखो आरएस, ये सब अब आप बना लोगे, और यहाँ कनेक्टेड है क्या है, VI कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये सारे ग्राउंडेड है, ये सारे आपके ग्राउंडेड है, ठीक है, ये सारे आपके ग्राउंडेड है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो डीसी मॉडल में ये आरई रेजिस्टेंस, अगर इस 1 किलो ओम को माने इमीटर और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम आरई नॉर्मली कहते हैं, जैसे कलेक्टर यहाँ पे था आरसी, बेस पे जो लगा आरबी, और इमीटर और ग्राउंड के बीच में उसको आरई। अगर हम देखें ये आरई रेजिस्टेंस जो 1 किलो ओम का था ये इंटैक्ट था इन केस ऑफ डीसी मॉडल, बट एसी मॉडल के केस में ये इंटैक्ट नहीं है। एसी मॉडल के केस में इमीटर और ग्राउंड के बीच में क्या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 0, जबकि डीसी मॉडल में ये कनेक्टेड है 1 किलो ओम। कैसे हुआ, हमने एक बाईपास कैपेसिटर, इमीटर के ये पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा होता है इसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, तो ये जो बाईपास कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया एसी के लिए और इमीटर को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से इन केस ऑफ एसी मॉडल, और डीसी मॉडल में ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया और इमीटर और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर दिया क्या, आरई। अब देखो जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है बीजेटी के केस में वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, वो क्या होता है, टेम्परेचर। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसका यहां से आंसर लिखना बहुत इजी है, अभी मैं आंसर लिखना आपको सिखाने वाला हूं, तो पहले थियोरेटिकल कुछ डिस्कशन है वो कर लेते हैं, फिर उस चीज को करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट होता है बीजेटी के केस में आपने पढ़ा होगा, ये चीज मैं बता रहा हूं ये आपने पढ़ा भी होगा, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर चेंज होने पे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आईसीक्यू चेंज हो जाएगा तो जो इसके एसी मॉडल के पैरामीटर्स हैं आर पाई और वो जीएम चेंज हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आर पाई और जीएम डिपेंड करते हैं डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर। अगर डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर की वजह से चेंज हो गया तो आपके क्या चेंज हो जाएंगे, आर पाई और जीएम चेंज हो जाएंगे। और आपने गेन पिछले केसेस में कैलकुलेट किया था, वोल्टेज गेन माइनस जीएम इंटू आरसी, जीएम पे डिपेंड कर रहा था गेन, इनपुट रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था आर पाई पे, तो जो एसी जो आपका एसी सर्किट है उसका जो गेन है वो चेंज हो जाएगा, उसके अदर पैरामीटर्स जो इनपुट रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस वो चेंज हो सकते हैं ना, इनपुट रेजिस्टेंस आर पाई पे डिपेंड करता है वो चेंज हो जाएगा। तो जो एसी मॉडल के पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाएंगे और उनकी चेंज होने की वजह से आपके जो गेन्स की वैल्यू है, करंट गेन या वोल्टेज गेन, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो होगा क्या, आपने एम्पलीफायर बड़े मन से डिजाइन किया और आपको रिक्वायर्ड गेन था 100, वोल्टेज गेन 100 और करंट गेन 50 रिक्वायर्ड थी। सपोज करंट गेन 50 रिक्वायर्ड थी और वोल्टेज गेन 100 रिक्वायर्ड था। आपने उसके हिसाब से आरसी, आरबी, आरएस सबकी वैल्यू सेलेक्ट कर ली और आपने सेलेक्ट किया कि मैं ये ऑपरेटिंग पॉइंट आईसीक्यू सेलेक्ट करूंगा। अभी जो मैं आरबी, आरसी की वैल्यू ये सब मैंने अपने से चूज किया, क्वेश्चन यही फ्रेम किया है कि आईसीक्यू 1 मिली एंपियर आए ताकि आर पाई की वैल्यू इतनी आए, जीएम की वैल्यू इतनी आए और इस जीएम के करस्पॉन्डिंग गेन कितना आएगा वो अभी आप निकाल के देख लोगे। तो हमने तो सर्किट जब बनाया आरसी, आरबी इन सब की वैल्यूज इस हिसाब से ली कि ऑपरेटिंग पॉइंट आईसीक्यू की एक पर्टिकुलर वैल्यू आए और उसके करस्पॉन्डिंग जीएम और आर पाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू आए और उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर गेन मिले। अब लेकिन अगर टेम्परेचर की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, तो ये जीएम और आर पाई चेंज हो जाएंगे और जो रिक्वायर्ड गेन है वो आपको
नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। फिर ये पूरी एम्पलीफायर सर्किट बनाने का आपके लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। भाई आप चाहते थे कि 100 गेन मिले, मैं बोलूं तो 100 गेन के अमाउंट से एम्पलीफाई होके वो वायस जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचे, लेकिन आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रिफ्ट हो गया जब आपने एम्पलीफायर सर्किट बनाई, जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट था वो मिला नहीं, तो करस्पॉन्डिंगली जीएम और आर पाई चेंज हो गए, गेन चेंज हो गया, गेन 100 की बजाय 85-40 ही रह गया। तो जो आपका रिक्वायरमेंट थी कि 100 गेन मिले तब मेरी वॉइस यहां से वहां पहुंचेगी, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो आपका ये सिस्टम ओवरऑल फेल कर गया। आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो वो डिजाइनिंग आपकी फेल मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो डिजाइनिंग, ठीक है ना। तो आपके लिए वो डिजाइनिंग फेल हो गई। तो ये डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रिफ्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि वो टेम्परेचर की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज ना हो। और अगर आपने पढ़ा होगा, ये है फीडबैक रेजिस्टेंस जो इमिटर और ग्राउंड के बीच में लगा है, ये निगेटिव फीडबैक है। ये क्या है? ये निगेटिव फीडबैक है बीच में जो लगा हुआ है ना। एसी मॉडल में नहीं है, डीसी मॉडल में पता है। अगर ये फीडबैक रेजिस्टेंस ये निगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, अगर ये निगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस आरई प्रेजेंट है डीसी मॉडल में, तो वो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर देता है। मतलब उसका डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट जो बीजेटी का है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होने की उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। अब डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, या उसमें जो चेंज होगा वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। तो जब डीसी मॉडल में ये आरई इंटैक्ट रहता है, ये निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है, और ये आरई डीसी मॉडल में प्रेजेंट होके ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर देता है? स्टेबलाइज। अगर स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा बीजेटी की, तो ये आरई की वैल्यू जितनी ज्यादा करेंगे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट उतना स्टेबलाइज होता जाता है ना। तो ये आरई अगर डीसी मॉडल में प्रेजेंट है तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अगर मान लो ये बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते तो ये आरई आपके एसी मॉडल में भी प्रेजेंट होता। ये आरई क्या होता है? इमिटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता, क्योंकि अगर ये बाईपास कैपेसिटर हम नहीं लगाते आरई के पैरेलल में, तो एसी मॉडल में कोई शॉर्ट सर्किट तो आता नहीं। बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट होके ही तो इमिटर को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है। अगर ये बाईपास कैपेसिटर नहीं होता तो ये आरई रेजिस्टेंस क्या प्रेजेंट होता? एसी मॉडल में भी प्रेजेंट होता। तो अगर एसी मॉडल में भी ये आरई प्रेजेंट होता तो ये आरई किसकी तरह काम करता? निगेटिव फीडबैक की तरह ये काम करता है, और निगेटिव फीडबैक गेन को क्या कर देता है? घटा देता है। तो अगर ये आरई एसी मॉडल में भी प्रेजेंट होता तो ये निगेटिव फीडबैक की तरह काम करता और गेन को क्या कर देता? घटा देता। आप एसी गेन कम तो नहीं चाहते हो ना, ज्यादा चाहते हो। तो आप गेन को तो कम करना चाहते नहीं हो, लेकिन साथ में डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को भी स्टेबलाइज करना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि ये आरई प्रेजेंट रहे डीसी मॉडल में ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन ये आरई प्रेजेंट ना रहे एसी मॉडल में ताकि मेरा गेन भी कम ना हो। इसीलिए आप यूज करते हो क्या? बाईपास कैपेसिटर सीबी, है ना। तो एसी के केस में बाईपास क्यों कह रहे हैं? एसी के केस में ये जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस आरई बाईपास हो जाता है एसी मॉडल में, और इमिटर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। और ये जब बाईपास हो जाता है रेजिस्टर आरई, तो वो एसी मॉडल में प्रेजेंट नहीं होता है, और एसी मॉडल में प्रेजेंट नहीं होता है तो निगेटिव फीडबैक नहीं प्रेजेंट है, तो गेन घटता नहीं है, एसी गेन घटता नहीं है। और डीसी मॉडल में ओपन होके आरई को इंटैक्ट रखता है, आरई को इंटैक्ट रखता है डीसी मॉडल में फीडबैक की तरह, और वो निगेटिव फीडबैक डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर देता है? स्टेबलाइज। दैट्स द यूज ऑफ दिस बाईपास कैपेसिटर, है ना। समझ में आ गया? कितना थियोरेटिकल डिस्कशन था, अब आंसर लिखते हैं सीधे सीधे। हमेशा अब मैं याद कराने जा रहा हूं पिछले 2 एग्जांपल के रिजल्ट को कैसे याद रखना है, कैसे करना है, सर्किट कैसे पहचाननी है। हमेशा जब भी ये बेस टर्मिनल जो है जहां से करंट आई भी है, यहां से मैं आर आई डैश देखूंगा। आर आई तो पूछा है पीछे से ना, आर आई पूछा पीछे से। जब भी मैं यहां से आर आई डैश देखूंगा, बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा? अगर इमिटर ग्राउंड से कनेक्टेड है, 2 केसेस बनेंगे इस आर आई डैश का। एक इमिटर और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस आरई कनेक्टेड हो, वो केस आगे पढ़ेंगे। अनबाईपास रेजिस्टर आरई वाला केस जो कि एग्जाम में बहुत आता है, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अगर बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ सर्किट का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा आर आई डैश? अगर इमिटर ग्राउंडेड है, इमिटर अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हमेशा आर आई डैश की वैल्यू कितनी होगी? इस आर आई डैश की वैल्यू हमेशा कभी भी निकाल के देखना आर पाई ही होगा, जो बेस और इमिटर के बीच में नेट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर पाई होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। अब जब यही इमिटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरई आ जाएगा, तो जब ये बेस और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस देखेंगे राइट हाफ सर्किट का आर आई डैश, क्योंकि ये आर आई डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? इस नोड और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आर आई डैश। जब यहाँ इमिटर और ग्राउंड के बीच में आरई आ जाएगा, तो यही आर आई डैश की वैल्यू होगी आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई के बराबर होगी।
तो यही दो वैल्यूज हो सकती हैं आर आई डैश की, क्या, एक आर पाई और एक आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर ई। अगर इमिटर और ग्राउंड के बीच में आर ई कनेक्टेड है तो आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर ई, और अगर इमिटर ग्राउंडेड से कनेक्टेड तो बेस इंड से अगर हम पूरे राइट हाफ सर्किट का नेट इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे तो बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आर आई डैश हमेशा आर पाई दिखेगा, है ना, बाय डिफॉल्ट इसको याद रखो अगर इमिटर ग्राउंडेड है। फिर पीछे मूव करते जाओ, आपको बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ सर्किट का कितना रेजिस्टेंस दिखा, आर पाई, तो पूरे राइट हाफ सर्किट को रिमूव करो, बेस और ग्राउंड के बीच में कितना कनेक्ट कर दो, आर पाई। अब अगर मैं यहां से देखूंगा रेजिस्टेंस तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक आरबी है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक आर पाई आ गया, क्योंकि पूरे राइट हाफ सर्किट का नेट रेजिस्टेंस इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कितना दिखा, आर पाई। तो अगर मैं यहां से देखूंगा, इस पीछे से देखूंगा, अभी आर आई से नहीं देख रहा हूं, यहां से देखूंगा, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक आरबी और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक आर पाई है, पूरे राइट हाफ को हटा के, तो आरबी पैरेलल आर पाई आ गया। फिर मैं यहां से अगर पीछे देखूंगा तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में देखो ध्यान से, ये आर एस और आरबी पैरेलल आर पाई किसमें कनेक्टेड होंगे, सीरीज में, तो ये आर आई की वैल्यू सीधे सीधे लिखो आर एस प्लस आरबी पैरेलल आर पाई, है ना। आपको शिफ्टिंग करने आना चाहिए, सीधे सीधे आंसर लिखने आना चाहिए ना। अब मैं सीधे सीधे जो पिछले दो क्वेश्चन के रिजल्ट है उनको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं ना। यहां से जब भी आर आई डैश देखोगे बेस और ग्राउंड के बीच में दो ही केस बनेंगे, अगर इमिटर ग्राउंडेड है तो आर पाई दिखेगा, अगर इमिटर के और ग्राउंड के बीच में आर ई रेजिस्टेंस है एसी मॉडल में तो आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर ई, वो केस आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आर आई, अब पीछे से देखेंगे तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक आरबी है और इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में वही सेम पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ग्राउंड और यही पॉइंट के बीच में आरबी और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में क्या है, पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस आर पाई, तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आरबी पैरेलल आर पाई हो गया, वो आ गया। अब यहां से जब देखेंगे इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में तो एक आरएस है, उसके साथ इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है आरबी पैरेलल आर पाई, तो आरएस और आरबी पैरेलल आर पाई किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो पैरेलल सीरीज शिफ्ट करते जाओ, आंसर आ जाएगा यहां से आर पाई, आरबी उसके साथ पैरेलल में, तो आरबी पैरेलल आर पाई, पीछे शिफ्ट हुए तो आरएस, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना था, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आरबी पैरेलल आर पाई, तो आरएस ये आरबी पैरेलल आर पाई, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, तो आरएस प्लस आरबी पैरेलल आर पाई, इतनी वैल्यू होगी। आरबी पता है, आरएस पता है और आर पाई आप निकाल चुके हो, आंसर आ जाएगा सीधे। अब अगली चीज मैं आउटपुट रेजिस्टेंस लिखने जा रहा हूं। यहां से जब भी आउटपुट रेजिस्टेंस देखोगे आर नॉट डैश, इसको मैं आर नॉट डैश मानूंगा जैसे इसको आर आई डैश, है ना। तो जब भी जीएम वी पाई जहां है वहां से आर नॉट डैश देखोगे, और अगर इमिटर ग्राउंडेड है, अगर इमिटर में आर ई आएगा तब वहां पे दो स्पेशल केस देखेंगे, एक आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट है या नहीं है, वो स्पेशल केस होगा जब इमिटर ग्राउंडेड नहीं है, इमिटर और ग्राउंड के बीच में आर ई है, तब इस आर नॉट डैश की वैल्यू क्या होगी, उसके दो केसेस आएंगे। एक केस क्या होगा कि जब आर नॉट प्रेजेंट है बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, स्मॉल आर नॉट, जो अर्ली इफेक्ट की वजह से आता है। एक केस जब आर नॉट प्रेजेंट नहीं है कलेक्टर और इमिटर के बीच में, तो वो दो स्पेशल केसेस जब अनबाईपास रेजिस्टर आर ई का केस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी क्या है, अगर हम जीएम वी पाई से आर नॉट डैश देख रहे हैं, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस देख रहे हैं इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का, यहां से आर नॉट डैश देखने का मतलब क्या, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का नेट इक्विवेलेंट क्या देख रहे हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो अगर इमिटर ग्राउंडेड है तो हमेशा ये क्या आएगा, आर नॉट डैश हमेशा बेटा आएगा ये इनफाइनाइट, है ना, ये याद रख लो। अगर इमिटर ग्राउंडेड है तो जीएम वी पाई की तरफ से जहां जीएम वी पाई लगा है उस नोड और ग्राउंड के बीच में अगर पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का मैं कभी भी देखूंगा नेट थेवेनिन रेजिस्टेंस तो हमेशा इन्फिनिटी दिखेगा। पिछले दो केसेस में करके देख लो, इस केस में कैलकुलेट करना है तो करके देख लेना, यही आएगा, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और ये याद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद दो ही तीन केस बनते हैं दिमाग में आपको बस, लेकिन सर्किट की पिक्चर फिट करनी पड़ेगी। इमिटर ग्राउंडेड है ये केस मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, तो ये मुझे प्रैक्टिस से मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, यही ग्राउंड है, यही नोड तो ग्राउंड है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिखा, थेवेनिन रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कितना दिखेगा, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक आया 2 किलो ओम और इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट को हटा के कितना आया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पैरेलल क्या हो गया, 2 किलो ओम, क्योंकि 2 किलो ओम भी इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी के साथ किसी का पैरेलल कितना आ जाएगा, वही रेजिस्टेंस आ जाता। तो मैं कहूंगी आर नॉट डबल डैश है, तो आर नॉट डबल डैश कितना हो गया, 2 किलो ओम पैरेलल विद आर नॉट डैश एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 किलो ओम। अब यहां से अगर देखेंगे, यहां से हमें देखना है ना आर नॉट, अगर यहां से देखना आर नॉट,
है ना। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस देखना है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक 6 किलो ओम है, इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक 2 किलो ओम है, और इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का नेट रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक इंफिनिटी पैरेलल विद 2 किलो ओम पैरेलल विद 6 किलो ओम हो गया। इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस दैट इज आर नॉट नथिंग बट इंफिनिटी पैरेलल विद 2 किलो ओम पैरेलल विद 6 किलो ओम। इंफिनिटी के साथ 2 किलो ओम का पैरेलल 2 ही रह गया, तो 2 पैरेलल 6 किलो ओम, और इसका हो गया 6 दूनी 12 अपॉन 8, 8 एकम 8, 1.5 किलो। तो इसका आर नॉट सीधे सीधे आ गया कितना, आर आई आ गया बेटा आर एस प्लस आर बी पैरेलल आर पाई। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। आर नॉट की वैल्यू 1.5 किलो ओम। अब हमें केवल वोल्टेज गेन निकालना है, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। ये चीज याद रखना जरूरी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेंगे कुछ अलग तरीके का, ठीक है ना। अब वोल्टेज गेन निकालना है तो पहले मैं वी नॉट निकालूंगा। हमेशा वोल्टेज गेन निकालना है तो पहले आउटपुट निकालो, उससे आपको समझ में आएगा आउटपुट में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको मैं इनपुट वी आई के टर्म में फाइंड आउट कर लूं ताकि मुझे वी नॉट अपॉन वी आई मिल जाए। हमेशा पहले वी नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आरसी, दिस रेजिस्टेंस 6 किलो ओम, दिस वी नॉट इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 किलो ओम। अब देखो यहां करंट आईसी फ्लो हो रही है, मैं एक करंट मान लेता हूं, ये है I1 इस डायरेक्शन में, तो केसीएल के अकॉर्डिंग I1 इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस आईसी हो गया, है ना। आईसी की वैल्यू कितनी है, देखो ये करंट आईसी है, अगर ये यही करंट होगी क्योंकि यहां से करंट आईसी आई तो जो आगे करंट है वो भी आईसी होगी, तो आईसी की वैल्यू मैं कह सकता हूं कितनी है, GM इंटू वी पाई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये करंट I1 आई, ये I1 करंट दो भाग में एक तरह से बट रही है, I2 यहां पे I3 यहां पे, है ना। अब अगर ध्यान से देखें कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 2 किलो ओम है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 6 किलो ओम है, तो अगर ध्यान से इस सर्किट को अगर बनाओगे, ये मन में ही बना सकते हो, लेकिन जो लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं उनके लिए मैं बना देता हूं। यहां करंट IC है और यहां करंट है I1। कलेक्टर या देखो ये कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 2 और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में 6, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक नेट रेजिस्टेंस आ गया 2 पैरेलल 6 किलो ओम, है ना। अब देखो इस 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज था प्लस माइनस वी नॉट, इस 2 किलो ओम के 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज था प्लस माइनस वी नॉट, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस वी नॉट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है अगर एक के क्रॉस वी है वोल्टेज तो दूसरे के क्रॉस भी वी होगा पैरेलल में, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, उतना ही होगा प्लस माइनस वी नॉट। अब प्लस माइनस वी नॉट हम निकाल लेते हैं। इस करंट I1 के लिए यही प्लस इंड है यही माइनस इंड है, तो इस करंट I1 के रिस्पेक्ट में जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा ये प्लस माइनस वी नॉट ही होगा, क्योंकि इस I1 के लिए भी ये इंड प्लस है ये इंड माइनस, तो इस I1 के लिए विद दिस प्लस एंड दिस माइनस वोल्टेज क्या होगा, I1 इनटू दिस रेजिस्टेंस, और यही प्लस माइनस वोल्टेज इसके क्रॉस वही क्या है, प्लस माइनस वी नॉट है। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई बता, I1 इंटू 2 पैरेलल 6 किलो ओम, ठीक है, ये आ गया, और ये 1.5 है, ध्यान रखना 1.5 I1, और I1 की वैल्यू कितनी है, GM V पाई, है ना, GM माइनस IC दैट इज माइनस GM V पाई, 1.5 इंटू GM इंटू V पाई, है ना। तो ये आ गया V नॉट, तो V नॉट आ गया माइनस 1.5 GM इंटू V पाई, तो GM पता है 1.5 पता है, V पाई को VI के टर्म में अगर निकाल ले तो V नॉट अपॉन VI निकाल सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना इनपुट सर्किटरी से फिर काम आएगा क्या, अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, अब बस मुझे यहां निकालना है, तो ये सब मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये सारी चीजें आप निकाल चुके होंगे ये सारी चीजें, है ना। तो इनपुट सर्किटरी हम फिर से बना लेते हैं वो RI डैश के रिस्पेक्ट में, है ना, ये VI है, यहां रेजिस्टेंस लगा है RS, तो ये सारी चीजें नेटवर्क का इफिशिएंट एप्लीकेशन आप कितना अच्छे से कर लेते हो उसी का एग्जांपल है और कुछ नहीं। देखो इस पूरे राइट हाफ का इनपुट रेजिस्टेंस इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कितना दिखता है, RI डैश दैट इज R पाई, तो पूरे राइट हाफ को मैंने हटाया, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में उसकी जगह क्या लगा दिया, R पाई, और ये नोड ग्राउंड ही तो है, ये सबका कॉमन है, ग्राउंड RB का भी दूसरा नेट है ना, और इस R पाई के क्रॉस जो वोल्टेज है V पाई है, और ये RB पैरेलल में R पाई की, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, V पाई होगा, ठीक है ना। अब देखो VI और V पाई, VI की वजह से तो V पाई है क्योंकि VI की वजह से ही करंट फ्लो हो रही है और उसी की वजह से V पाई आ रहा है, तो VI और V पाई में रिलेशन निकाल सकते हैं। इस सर्किट को मैं और मॉडिफाई कर दूं, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो लेकिन मैं मॉडिफाई कर देता हूं जिन लोगों को नहीं, ये दोनों पैरेलल में है और दोनों पैरेलल, इसके क्रॉस V पाई वोल्टेज है तो इसके क्रॉस V पाई वोल्टेज है, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा,
कितना होगा बेटा, सेम वोल्टेज प्लस माइनस V5। अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है तो उनके क्रॉस वोल्टेज V1 सेम होगा और उन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी सेम वोल्टेज V1 होगा। ये आ गया। अब देखो यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूं कि नहीं। एक इनपुट वोल्टेज सोर्स है VI, सीरीज में दो रेजिस्टेंस हैं तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दूं तो रेजिस्टेंस ये R1 रेजिस्टेंस मान लू ये R2, तो R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज सीरीज डिवीजन रूल से क्या होता है, वही V पाई है, उसका रेजिस्टेंस R2 दैट इज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होता है टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया इनटू क्या, इनपुट वोल्टेज सोर्स VI। देखो V पाई को VI के टर्म में लिख लिया, अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा V0 माइनस 1.5 GM इंटू V पाई की वैल्यू VI के टर्म में क्या आ गई, RB पैरेलल R पाई, ये आपको पता है RB और R पाई पता है, तो RB पैरेलल R पाई प्लस RS इंटू क्या VI, तो यहां से V0 अपॉन VI से आ गया वोल्टेज गेन AB, कितना आ गया बेटा, ये आंसर आप माइनस 1.5 इंटू GM, GM इज 40 तो ये आ गया 60, क्योंकि ये माइनस 1.5 क्या है, माइनस 1.5 है ये, इंटू GM, ये माइनस 1.5 की, ये 1.5 किलो ओम था एम्पियर वोल्ट पर मिली एम्पियर और GM था मिली एम्पियर पर वोल्ट, तो ये दोनों कैंसिल होके यूनिट लेस हो जाएंगे और ये यूनिट लेस तो है ही, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस यूनिट लेस, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी माइनस 60 इंटू RB पैरेलल R पाई अपॉन RB पैरेलल R पाई प्लस RS, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 60 से कुछ कम होगी कि नहीं, क्योंकि ये रेशियो 1 से कम है। RB पैरेलल R पाई डिवाइडेड बाय RB पैरेलल R पाई प्लस समथिंग, तो ज्यादा से डिवाइड करो तो ये 1 से कम आएगा, तो ये 60 से कुछ कम आएगा और ये रेशियो 1 के पास ही आएगा, क्योंकि RS की वैल्यू बहुत स्मॉल है कंपेयर टू RB पैरेलल R पाई, तो ये निग्लिजिबल है, ये रेशियो 1 के पास आएगा, 1 से थोड़ा स्मॉल लेकिन 1 के पास, तो ये 60 से कुछ कम आएगा, 58 57 इसी तरह से आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना खुद से, जो भी आंसर आएगा यही आपका आंसर है। तो RI और R0 मैंने सिखाया। अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो बेस टर्मिनल से जब इनपुट रेजिस्टेंस देखोगे बेस और ग्राउंड के बीच में तो हमेशा R पाई दिखेगा, और GM V पाई से अगर आउटपुट रेजिस्टेंस देखोगे इस टर्मिनल ग्राउंड के बीच में तो हमेशा इन्फिनिटी दिखेगा पूरे लेफ्ट हाफ का थेवेनिन रेजिस्टेंस, हमेशा करके देख लेना अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो। ये RI R0 यहां से अगर देख लिया और यहां से देख लिया फिर तो पैरेलल और सीरीज है, यहां से दिखा RI डैश तो यहां RB पैरेलल RI डैश, फिर यहां से RS और RB पैरेलल RI का सीरीज कॉम्बिनेशन, R0 डैश यहां से दिखा इन्फिनिटी तो यहां से दिस पैरेलल इंफिनिटी 2 किलो ओम, फिर 6 पैरेलल 2 किलो ओम पैरेलल इंफिनिटी, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो R0 और तो RI लिखना बहुत सिंपल है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए मैं सीधे लिख सकता हूं। V0 कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि V पाई और VI में रिलेशन निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत, और उस केस में हमेशा V0 लिखो, उसमें जो वेरिएबल आया उसको VI के टर्म में लिखो, और उसके लिए ये RI डैश बहुत काम आएगा। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि जो RI डैश है इसकी हेल्प बहुत काम आएगी, इसका RI डैश का बहुत यूज आएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। जब भी वोल्टेज गेन करंट गेन निकालना होगा तो राइट हाफ सर्किट को हटा के इस नोड और ग्राउंड के बीच में RI डैश कनेक्ट कर दूंगा, और वहां से मैं VI और V पाई में रिलेशन या IB और II में रिलेशन निकाल लूंगा, और उस रिलेशन का यूज करके मैं वोल्टेज गेन या करंट गेन फाइनल निकाल सकता हूं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको इस बाईपास कैपेसिटर का यूज समझ में आ गया, इसमें ये एक ट्रिक था, उसको एक्सप्लेन करना थियरी का पॉइंट था, वो मैंने बता दिया। थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हो, और शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, और ये गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं सिखा दिया। अगले लेक्चर में एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर हम उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अनबाईपास रेजिस्टर RE का इफेक्ट, और इस अनबाईपास रेजिस्टर RE से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए, छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के आ गए कि इस RE का इफेक्ट क्या होता है, गेन घटेगा बढ़ेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज होगा नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे RE की वैल्यू पे आते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम, तो उसकी एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक या दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देन विल मूव टू द अनबाईपास रेजिस्टर RE वाले केस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।